हेलो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इसका सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस चैप्टर में 5 मेन टॉपिक्स है। फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स डिडक्शन। तो इस वीडियो में हम फोर्स टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप ये नोट्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरी लिखी हुई बुक के ही नोट्स है। इसको आप बुक को परचेज भी कर सकते हैं अमेजन से। इसका प्राइस काफी रीजनेबल है, बुक का 400 रुपीज ही है और अमेजन पे परचेज करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फोर्स का। सबसे पहले तो फोर्स की डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। Force is an external influence like pushing, pulling, hitting, etc., which changes or tends to change the state of rest. ये फर्स्ट पॉइंट। और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप ऑफ बॉडी। तो ये जो फैक्टर है ये तो पूरा स्पीड से रिलेटेड है, यानी कि विच चेंजेस द स्पीड ऑफ बॉडी। उसमें चाहे बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, या यूनिफॉर्म मोशन में है और उसकी स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो ये चेंज ऑफ स्पीड में आएगा। और दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मोशन और तीसरा शेप ऑफ बॉडी। तो डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे। और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स अगर अप्लाई हुई है ऑब्जेक्ट पे तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके 3 इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये आप वैसे क्लास 8 साइंस में भी पढ़ चुके हैं। पहला तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। और स्पीड ऑफ बॉडी की किस तरीके से वो चेंज कर सकती है फोर्स। या तो एक स्टेशनरी बॉडी है, उसकी 0 स्पीड है तो उसको वो मूव कर सकती है, उसमें स्पीड चेंज हुई। या ऑलरेडी एक बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स जब उस पर लगी तो स्पीड और ज्यादा तेज हो गई। या ऑलरेडी मूविंग बॉडी की स्पीड पहले से कम हो गई, या पूरी तरह वो बॉडी रुक गई। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है। यहीं पे हम जो डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसी को आप अगर थोड़ा इजी करना चाहे तो इस पूरे को आप सिंपल स्पीड भी लिख सकते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच चेंजेस स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप ऑफ बॉडी। ओके, और जो पहला इफेक्ट है उसका, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। इट मीन्स ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव, ए मूविंग बॉडी मूव फास्टर, a moving body move slower or bring a moving body to rest. इसके एग्जाम्पल जैसे a horse can move a stationary body by applying a force of pull. A speeding vehicle is stopped by retarding force of brakes. इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स दे सकती है, या कुछ और भी आप अपनी मर्जी से जोड़ सकती है इसमें। फिर सेकंड इफेक्ट क्या हो सकता है, इट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। इसका एग्जांपल हो सकता है, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग फुटबॉल बाय किकिंग इट। ओके, या आप एक कार चला रहे हैं, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग कार बाय हैंडलिंग द स्टीयरिंग ऑफ द कार। इस तरीके का एग्जांपल भी दे सकती है। थर्ड इफेक्ट फोर्स का क्या है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, दैट इज इट कैन डिफॉर्म ए बॉडी। तो शेप ऑफ बॉडी कैसे चेंज हो सकती है,
जैसे एक नींबू है आधा कटा हुआ, उसको हम फिंगर से जब प्रेस करते हैं उसका जूस निकालने के लिए, तो फिर उसकी शेप लेमन की चेंज हो जाती है। तो ये फोर्स से लेमन की शेप चेंज हो गई। इसी तरीके से और भी हम कुछ एग्जांपल सोच सकते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहले डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन फोर्स, साथ ही इफेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो उसमें आपने ये 3 इफेक्ट्स लिखने हैं, इनके एग्जांपल्स आ सकती है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ईच द इफेक्ट्स व्हिच ए फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट इन ए बॉडी। तो एग्जांपल्स भी पूछे हैं, तो तब आपको सबका एटलीस्ट वन एग्जांपल भी देना है आपको। ओके स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स फोर्स 2 तरह की हो सकती है, बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। बैलेंस फोर्सेस क्या होती है कि अगर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो रही है एक बॉडी पे इस तरीके से कि जो नेट फोर्स है रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, तो नेट फोर्स अगर 0 हो तो इस केस में बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होगा, पर शेप चेंज हो सकती है। ओके, तो इस तरह की फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। तो ये तो बैलेंस फोर्सेस की डेफिनेशन हो गई। अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 such that the speed and direction of motion of body do not change, then the forces are said to be balanced forces. और इसी तरीके से अनबैलेंस फोर्सेस हो गई कि अगर जो रिजल्टेंट है सेवरल फोर्सेस का वो 0 नहीं है, और या तो तब स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा या दोनों ही चेंज होगी, तो उस केस में फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। अनबैलेंस फोर्सेस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये यहां लिखी है, if the resultant of several forces acting on a body is not 0 such that the speed or direction of motion or both changes, then the forces are said to be unbalanced forces. अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले बैलेंस फोर्स का ये एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इसमें जैसे एक वुडन बॉक्स है, ये फ्लोर पे रखा है और 2 स्ट्रिंग्स, लेफ्ट साइड पे एक स्ट्रिंग और राइट साइड पे भी एक स्ट्रिंग फिट हुआ है। तो जब इस स्ट्रिंग को अगर पुल किया जाए अपोजिट डायरेक्शन में, अगर F1 और F2 फोर्सेस इक्वल है तो इस केस में ब्लॉक मूव नहीं होगा क्योंकि वो फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाएगी। तो इस केस में हम कहेंगे दैट F1 एंड F2 आर बैलेंस फोर्सेस। ओके, इसको आप पढ़ सकते हैं यहां। और इसी केस में, इसी जो फिगर आप देख रही है, इसमें अगर F1 फोर्स ग्रेटर होगी F2 से तो ये बॉक्स राइट साइड पे मूव करेगा F1 की डायरेक्शन में, तो उस केस में हम कहेंगे कि अनबैलेंस फोर्सेस है। इसी तरीके से अगर F2 F1 से ग्रेटर है तो बॉक्स F2 की डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में भी F1 एंड F2 आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो यही एग्जांपल हम अनबैलेंस फोर्स में भी देखते हैं, यहां पढ़ सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल को कंपेयर करते हैं। इन ए टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर अगर आपको नहीं पता तो एक गेम होता है, जैसे ये ऊपर फिगर ही आपने देखी, तो इसमें रस्सी को खींचा जाता है, एक साइड पे एक टीम होती है, दूसरे साइड पे दूसरी टीम, तो जो अपनी डायरेक्शन में खींचने में सफल हो जाए तो उसको, उस टीम को विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो जैसे ऊपर बॉक्स के केस में हमने देखा, टग ऑफ वॉर गेम में अगर दोनों टीम्स इक्वल फोर्सेस से पुल कर रही है रोप को, तो ऑब्वियसली रोप मूव नहीं होगी,
वैसी ही रहेगी और हम कहेंगे द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसको यहां पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर अनबैलेंस फोर्सेस तब होगी कि अगर एक टीम थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा फोर्स से खींचेगी तो रोप दूसरी साइड पे चली जाएगी और दूसरी टीम भी फर्स्ट टीम की डायरेक्शन की तरफ खिंच जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्स में भी इसका जो एग्जांपल दिया है। इन ए टग ऑफ वॉर, इफ सपोज टीम ए पुल्स द रोप विद ग्रेटर फोर्स देन टीम बी, then rope moves towards team A. Okay, so here force by team A and team B are unbalanced. अब हम थर्ड एग्जांपल भी कंपेयर करते हैं। थर्ड एग्जांपल है, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग एक फ्लोर पे बिल्कुल स्टिल खड़ा है तो वो एक केस है बैलेंस फोर्स का। A person standing still on floor is an example of balanced floor, balanced force. इसी तरह यहाँ पे हम अनबैलेंस फोर्स में इसका देख लेते हैं। ए पर्सन जंपिंग अप एंड डाउन ऑन द फ्लोर इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। एग्जांपल डी देखती है, ये आप थोड़ा गौर से समझिएगा क्योंकि इसका कंसेप्ट आगे जो हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें यूज होगा। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा आपको अलग से भी समझा देता हूं। पहले मान लीजिए ये हॉर्स है एक, ओके। अब इसके पीछे जो एक गाड़ी लगी होती है जिसको वो खींचता है, इस डायरेक्शन में अगर वो खींच रहा है, ये रेस्ट पे है पहले हॉर्स और वो गाड़ी। तो एक स्टेज के बाद शुरू में तो उसकी स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, और फिर एक स्टेज के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मान लीजिए मूव कर रहा है इस पॉइंट के बाद। ओके, और अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होगी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड। तो शुरू में क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स हॉर्स को लगानी पड़ती है, तभी वो गाड़ी मूव करना शुरू होती है। अगर उससे कम होगी फोर्स तो गाड़ी मूव नहीं करेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर फोर्स होनी चाहिए, पुलिंग फोर्स बाय हॉर्स। और फिर जिस स्टेज पे आके हॉर्स की जो पुलिंग फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी, तो तब बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी। जब तक पुलिंग फोर्स ग्रेटर होगी तो बॉडी की स्पीड बढ़ती रहेगी, उस गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहेगी, और जब इक्वल हो जाएगी तो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये मान लीजिए पुलिंग फोर्स है इस डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब ये इक्वल है दोनों, ये मान लीजिए F1 और ये F2, तो इस केस में मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी गाड़ी की, और ये क्योंकि इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो दे गेट कैंसल्ड आउट, मींस हियर द फोर्सेस बिकम बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में अगर ऑलरेडी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है यानी यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहेगा और बॉडी उसी स्पीड से मूव करती रहेगी। उसको एक्सेलरेट होने के लिए या डी एक्सेलरेट होने के लिए अनबैलेंस फोर्सेस होना जरूरी है, यानी कि पुलिंग फोर्स ग्रेटर हो जाए या पुलिंग फोर्स कम हो जाए, तो तब वो बॉडी एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होगी। ओके, अब इसको हम समझते हैं। अब आप इसको पढ़िए, आपको समझ आएगा। ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट एंड नाउ मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अब इस केस के बाद एग्जांपल, बट ये पहली लाइन भी लिखना जरूरी है। Here pulling force by horse and frictional force of ground acting in opposite directions are balanced, and so the cart keeps moving with a constant velocity. So object maintains its uniform motion under the action of balanced forces.
इसी का हम अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल देखते हैं, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट एंड दे आर नाउ मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. ओके, मींस की कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आई, एक्सेलरेशन ही चल रही है. तो उस केस में here pulling force by horse and frictional force are not balanced. When pull by horse becomes greater than frictional force, speed of cart increases and it accelerates. Similarly, when pull by horse becomes lesser than frictional force, speed of cart decreases and it decelerates. So an object accelerates or decelerates under the action of unbalanced forces. ओके और ये पॉइंट एक अलग से नोट करने वाला है, ये पहले ही मैं बता चुका हूं, दैट बोथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एक तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद एग्जांपल्स. ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और एटलीस्ट वन एग्जांपल देना है. वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर 2 मार्क्स का ही है तो एक एग्जांपल ही दीजिए, और अगर 3 मार्क्स का है तो 2 एग्जांपल दो. फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट एंड दे आर नाउ इन मोशन. सो कमेंट अपॉन फोर्सेस ऑन कार्ट व्हेन कार्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बी वेरिएबल वेलोसिटी. तो जैसे मैंने ऊपर बताया, फोर्सेस के बारे में कमेंट करना है. तो पहले केस में कांस्टेंट वेलोसिटी है, मींस फोर्सेस आर बैलेंस्ड. तो तुमने ये लिखना है दिस इज ए केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस, और उसके बाद वो फोर्सेस के बारे में बताना है जो यहां लिखा है. पुलिंग फोर्स बाय हॉर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड acting in opposite directions are balanced, and so the cart keeps moving with a constant velocity. Okay, इसी तरह वेरिएबल वेलोसिटी के केस में क्या कमेंट करना है. सबसे पहले तो ये लिखना है that the forces acting are unbalanced forces, और फिर उन फोर्सेस के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है जो यहाँ डी पॉइंट में लिखा है. that when pull by horse becomes greater, यहां से लेके यहां तक. ओके, अगर ये पूरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है फिर तो जस्ट पहले में यही लिख दो, दिस इज ए केस ऑफ बैलेंस फोर्स और दिस इज ए केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स बी के लिए. और 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा उसको ऐसे एक्सप्लेन भी करना होगा कि कौन सी फोर्सेस है और वो किस तरीके से एक्ट हो रही है. और इसी तरीके से ये तो हॉर्स वाला एग्जाम्पल है. किसी भी एग्जाम्पल का वो दे के पूछ सकती है. टग ऑफ वार का क्वेश्चन आ सकता है, या डायग्राम दे सकती है, जो डायग्राम मैंने बनाया है उस तरीके का डायग्राम, और पूछ सकती है कि अब ये कौन सा केस है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही या बॉडी मूव कर रही है, और मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो किसकी फोर्स ज्यादा है. इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. तो जो भी अभी आपने समझा इससे रिलेटेड ही होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखते हैं एनसीईआरटी के. तो इस टॉपिक में कोई इंटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 10 है, और एक क्वेश्चन A1 है. क्वेश्चन A1 जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन के बाद एक और एक्सरसाइज दी है, उसमें है ये क्वेश्चन A1. उसमें भी कुछ A1 A2 करके क्वेश्चन दिए. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, इसमें पहले मैं अच्छा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए. एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. तो इसमें एक तो नेट जीरो भी दिया है, नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, और साथ में अनबैलेंस भी लिखा है. तो जो हमने पढ़ा कि नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स है, तो दिस इज ए केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस. ओके,
तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये या तो मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, इनको बैलेंस ही लिखना था, या कंफ्यूज करने के लिए लिखा है आपको। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अनबैलेंस्ड वर्ड से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद इन नॉन जीरो वेलोसिटी? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल डी में देखा था कि अगर एक बॉडी जो हॉर्स पुल कर रहा था गाड़ी को, तो बॉडी की जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है, तो उस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है, पर बॉडी तब भी मूव कर रही है, एक नॉन जीरो वेलोसिटी है उसकी। सो इसका मतलब कि ये केस पॉसिबल है जो इसमें क्वेश्चन में पूछ रही है। यस, इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद इन नॉन जीरो वेलोसिटी इफ द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स। और अब वो पूछ रही है स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। तो बैलेंस फोर्सेस की जो कंडीशंस है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बारे में, वो कंडीशंस ही आपने लिखनी है। कंडीशंस आर दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज। ओके, यानी वेलोसिटी भी चेंज ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से मूव हो, और डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो उससे वो वेलोसिटी हो जाएगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो। ये कंडीशन है बैलेंस फोर्सेस के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए। ये यहां मैंने लिखा भी है जो मैंने आपको समझाया है कि अनबैलेंस जो वर्ड लिखा है इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because, तो क्वेश्चन में वो पूछ रही है कि क्रिकेट बॉल को हिट किया तो वो पहले तो रोल हुई ग्राउंड पे, और फिर थोड़े डिस्टेंस कवर करने के बाद वो अपने आप रुक जाती है। ये आपको पता है अपने आप रुक जाएगी। तो वो क्यों रुकती है? तो हमें पता है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड की वजह से रुकती है। ओके, तो उसी ऑप्शन को आप इसमें ढूंढेंगे, तो वो ऑप्शन यहाँ सी पे है। द बॉल कम्स टू ए स्टॉप बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। और ये फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 10 देखते हैं हम। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। तो ये constant velocity यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इधर फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, और हम चाहते हैं कि वो जो वुडन कैबिनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करे। सो आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स एक तो अपोजिट एक्ट होती है हमेशा, ये आपको पता है, और कितनी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगी वो भी 200 न्यूटन ही एक्ट होगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव हम करना चाहते हैं। तो ये जैसे मैंने ऊपर तुमको समझाया कि कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाती है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होगी। ओके, यहीं पे अगर क्वेश्चन होता अब अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ये होता, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर विद ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो उस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होगी, तब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव करेगा। सो अगर इसमें ये क्वेश्चन होता तो फिर हम लिखते दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट इज लेस देन 200 न्यूटन। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता रिटार्डेशन का, वी इंटेंड टू मूव
वुडन कैबिनेट विद ए कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, तो हम आंसर पढ़ सकते हैं। इसमें ये लाइन मेन है, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 200 न्यूटन, और साथ में डायरेक्शन लिखना जरूरी है, वेयर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कैबिनेट। ओके, हम इसका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन A1, ये न्यूमेरिकल है। फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल, डिस्टेंस टाइम टेबल दिया है और क्वेश्चन में पूछा है ए पार्ट, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो। तो हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं पहले। तो इसमें हम एक्सेलरेशन निकालेंगे एट 1 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, और उससे हमें पता चल जाएगा जब u 0 है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, उस केस में तो एक्सेलरेशन 0 ही होगी। ओके, एंड देन वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट, यहाँ पे 0 हटा लीजिए, एट 1 2 3 7 सेकेंड्स। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा, और वो कैसे आएगा, इस तरीके से, बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमें पता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ टेबल में दिया है डिस्टेंस 0, टाइम 0, तो ये आ गया आपका हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमने a को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, सो a इक्वल टू 2s बाई टी स्क्वायर आ गया। तो अब हम t की वैल्यू पुट करके और s की वैल्यू पुट करके जो टेबल में दी है, हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे एट 1 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, एट 3 सेकेंड्स। एट 0 सेकेंड तो एक्सेलरेशन 0 है, तो वो हम इसमें पुट नहीं करेंगे। एट 1 सेकेंड जब हमने वैल्यूज पुट की, a इक्वल टू 2 इंटू s की जगह ये 1, और नीचे t की जगह ऊपर 1 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह 2 सेकेंड पे जब हम करेंगे, सो a इक्वल टू 2s बाय टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू s, इस केस में s 8 है, और नीचे t इज 2 स्क्वायर। तो इसको हमने जब सॉल्व किया, सो वी गेट 4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम आगे कर सकते हैं। तो ये हमें वैसे पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे हम देख रहे हैं कि 0 सेकंड पे 0 थी, 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, और फिर 4 हो गई। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज नहीं है, और 0 पे भी नहीं रही। तो हमें आगे फर्दर करने की जरूरत नहीं, यहीं पे हमें फाइनल आंसर मिल गया। Thus we conclude that acceleration is increasing. Okay. Second part देखते हैं, what do you infer about the forces acting on the body? अब क्योंकि acceleration हो रही है, constant velocity नहीं है, तो जैसे हमने पढ़ा कि ये तभी पॉसिबल है जब unbalanced forces act हो रही है। So we can infer that unbalanced forces are acting on the object because the object is accelerating. Okay students, तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा फिनिश होता है यहाँ पे। हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। Okay students, bye in this class.